जब चर्चा हम लोग कर रहे थे उस टाइम तक उनका माध्यम पैड मटेरियल का कपड़ा था, सिंथेटिक कपड़ा। हमारे घर में दो बेटी है या 3 बेटी हैं, एक मैं हूँ, 4 लोग 5 लोग हम लोग हैं जो प्यूबर्टी को अटेंड किए हुए हैं। तो जितने में पैड्स आता है 2 लोग 3 लोगों का, उतने में हमारे घर में 2 टाइम की रोटी होती है। पैड एटीएम मुहिम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा एक पेड मॉडल है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको फ्री मॉडल नहीं बनाया है। जो पुरुष कल तक विरोध कर रहे थे वो पैड एटीएम जब रिफिल होता है तो वही अपने घर की महिलाओं को बोलते हैं कि जाओ पैड आ गया है, जाकर के पैड ले लो। आज मैं आपको किरण देवी की स्टोरी एक साझा करना चाह रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे शहरों को प्रगति की ओर ले जाने में जुटे रहते हैं? चलिए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम अहमद है। ज्ञान और मोक्ष की धरती गया मेरी जन्मभूमि है। शिक्षा से मैं एक इंजीनियर हूँ और जुनून और शौक मुझे डेवलपमेंट सेक्टर की ओर हमेशा प्रेरित करता रहा। पिताजी शिक्षा जगत से जुड़े रहे और शिक्षा का महत्व समाज को बदलने में जो मैंने देखा उसके ऊपर जो उनका नज़रिया था वही शायद कहीं ना कहीं प्रेरणा का एक स्रोत बना। स्नातक में इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने नौकरी ज्वाइन की तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक पोल को अगर खड़ा करना है तो वहाँ पर पेड़ को काटना एक आम बात होती थी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे चिंतित करता था और वो चिंता बहुत थोड़ी थी। तो धीरे धीरे जब ये चिंता बढ़ी, और वैसे भी इस नौकरी से उतना लगाव था नहीं क्योंकि पैशन किसी और सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में था, तो मैंने इसको 2019 में छोड़कर ग्लैड भारत फाउंडेशन की स्थापना की। ग्लैड भारत फाउंडेशन की स्थापना फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के द्वारा की गई थी और सबसे पहला जो हम लोगों का प्रोग्राम था वो था ग्रीन कैंपस के ऊपर, पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर हम लोगों ने इनिशिएटिव्स लिया और एक कंक्रीट बिल्डिंग, कंक्रीट कैंपस को ग्रीन कैंपस में कन्वर्ट करने के ऊपर पहला जो था वो गया का जिला स्कूल नवस्थापित था। बच्चों ने इनिशिएटिव्स को कैरी किया, प्लांटेशन ड्राइव्स की और एक वो कैंपस जो कंक्रीट था वो धीरे धीरे वो साल 2 साल के अंदर वो ग्रीन कैंपस में कन्वर्ट हो गया। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो ग्लैड भारत फाउंडेशन का स्टार्टिंग में था वो था पर्यावरण सुरक्षा। फिर आता है दौर 19 के बाद, मार्च में 2020 में कोविड का दौर शुरू हो जाता है। कोविड के बाद एक अचानक सी हलचल पूरी दुनिया में मची थी। उसी टाइम हम लोगों ने भी कोविड के टाइम में जब रिस्पांस किया कम्युनिटीज़ के साथ, तो सबसे पहला जो हम लोगों का जुड़ा हुआ था उस टाइम पे गूंज के साथ हुआ था, रॉबिन हुड आर्मी के साथ हुआ था और राहत कार्य में हम लोग लगे थे। राहत कार्य में जब कम्युनिटीज़ को हम लोग रीच कर रहे थे तो वहाँ पर देखा कि सिर्फ राशन ही नहीं, और भी मुद्दे जैसे कि शिक्षा, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। 70% 80% बच्चे ऐसे भी मिले जिनका लॉकडाउन में डिसकंटिन्यू हुआ और बहुत लोग जो पहले से नहीं जा रहे थे, जिन्होंने कभी स्कूल अपने एज में नहीं देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मुद्दे, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर महिलाएं आज सक्षम नहीं थी। सिंथेटिक कपड़ा ज़्यादातर देखिएगा आज के इसमें परिवेश में जब हम घूमते हैं लेस प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ के सराउंडिंग्स में, तो उनके तन के ऊपर सिंथेटिक कपड़ा होता है और वही कपड़ा जब पहनने योग्य नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल मटेरियल, पीरियड मटेरियल, पैड मटेरियल के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों का जो इनिशिएटिव्स था सबसे पहले कि पर्यावरण सुरक्षा, कोविड के रिस्पांस और कम्युनिटी इंटरेक्शन के बाद हम लोगों ने इसमें स्लाइड चेंज किया और ये इनिशिएटिव अब बना के समाज को सेल्फ रिलायंट बनाने के उद्देश्य पे हम लोग काम करेंगे। की इंडाइसेज रहा एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ और लाइवलीहुड। शिक्षा के क्षेत्र में ग्लैड भारत फाउंडेशन ग्लैड भारत पाठशाला और स्किल एट स्कूल की मुहिम चला रहा है। ग्लैड भारत पाठशाला का मुख्य उद्देश्य वैसे बच्चे जो आज तक कभी स्कूल नहीं गए हैं उनको स्कूल में इनरोल करना है। स्किल एट स्कूल जो है बेसिक कंप्यूटर स्किल्स से बच्चों को कनेक्ट करता है। ये मुहिम हम लोग अंडर रिसोर्स्ड स्कूल्स, वो गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, ग्रामीण प्रवेश में जाएं हम लोग या अर्बन एरियाज़ में हम लोग जाएं तो देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे कम संसाधन होते हैं। तो वैसे स्कूल में हम लोगों ने स्किल एट स्कूल मुहिम की शुरुआत की। बच्चे कनेक्ट हुए और आज जो बच्चे उससे कनेक्ट होकर के बेसिक कंप्यूटर स्किल जैसे एमएस ऑफिस, प्रिंटिंग, टाइपिंग, बुकिंग ऑफ टिकट्स और रिज्यूम, जैसे हम लोग बिहार में रह रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब लोग को रिज्यूम भी बनाना होता है तो पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो होती है साइबर कैफ़े जाए। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए एक डिजिटली एम्पावर किया उनको, बच्चों को। तीसरी इनिशिएटिव है ग्रीन कैंपस, जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब किया आप लोगों को कि एक कॉन्क्रीट नॉन ग्रीन कैंपस को ग्रीन कैंपस में कन्वर्ट किया जाता है। बच्चे इनिशिएटिव्स लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स
रिसोर्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया, नॉलेज शेयरिंग प्रोवाइड करता है। और ज़्यादा इम्फेसिस हमारा प्लांटेशन के बाद उनके साथ जो होता है वो होता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट दिस, इस प्लांट्स को हम लोग बचा के कैसे बड़ा करें। और वही बच्चे एक्शन करते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एक्शन लेते हैं और धीरे धीरे वो कैंपस ग्रीन कैंपस में कन्वर्ट होता है। चौथा इनिशिएटिव जो है हम लोगों का, मैं भी समर्थ हूँ। आज हम लोगों को ग्लैड भारत पाठशाला चलाना पड़ रहा है, आज हम लोगों को ग्रीन कैंपस जैसी मुहिम चलानी पड़ रही है, आज हम लोगों को स्किल एट स्कूल चलाना पड़ रहा है। तो ये क्यों चलाना पड़ रहा है? क्या हमारे लिए ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास, ये कोट जो है ये मैं हर प्लेटफॉर्म पे साझा करता हूँ और यहाँ से भी मैं साझा करूँगा कि अगर मेरे पेरेंट्स के पास भी करेक्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं होता तो शायद मैं भी एक वंचित जीवन जीने के लिए मजबूर होता। तो यहीं से जन्म होता है मैं भी समर्थ हूँ इनिशिएटिव का, कि इसमें जो ग्लैड भारत पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मदर्स को हम लोग लोकल लर्निंग सेंटर, जो ग्लैड भारत पाठशाला में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मदर्स को स्किल ट्रेनिंग के लिए, जो लाइवलीहुड ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग्स होती है, जैसे कि सिलाई, झाड़ू बनाने जैसे कार्य में हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग के बाद उनको पोस्ट ट्रेनिंग 10 दिन की और ट्रेनिंग देती है कि लोकल बिजनेस को कैसे हम लोग मैप करें और वहाँ से लोकल बिजनेस कैसे डेवलप करें ताकि एक सेल्फ रिलायंट मॉडल की स्थापना हो सके। तो ये है मैं भी समर्थ हूँ इनिशिएटिव। अभी तक इसमें हम लोगों ने 72 फीमेल्स को स्किल्ड किया है, जो कि आज उसमें से मोर देन 70% लोकल बिजनेस को अपने डेवलप कर रही हैं। अंत मुहिम जो है, 5वीं मुहिम हमारी फ्लैगशिप इनिशिएटिव है पैड एटीएम। पैड एटीएम बेसिकली अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के मुद्दे को एड्रेस करता है। हम जब बात कर रहे थे अभी कि हम लोग चर्चा करते हैं, पैड एटीएम के इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। जब चर्चा हम लोग करते हैं, सबसे पहला पैड एटीएम जहाँ पे लगाना होता है वहाँ पे चर्चा का आयोजन किया जाता है। चर्चा में 3 सेशंस होते हैं। पहला नॉलेज शेयरिंग, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, न्यूट्रिशन, यूज ऑफ पैड्स एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ पैड्स, ये होता है नॉलेज शेयरिंग सेशंस। इसके बाद हम लोग ग्रुप डिस्कशन का एक सेशन लेते हैं, सेकंड पार्ट जो है चर्चा का। महिलाओं को आपस में ग्रुप में बैठा दिया जाता है, 5 लोग, 4 लोग, 10 लोग, ऐसा ग्रुप। अगर ज़्यादा महिलाएं हैं तो 8 लोग, 10 लोग का एक ग्रुप बनता है। वो लोग जब आपस में बात करती हैं तो उनका विषय होता है न्यूट्रिशन, आहार। पीरियड के दौरान, पीरियड से पहले, पीरियड के बाद क्या आहार का सेवन हो रहा है। दूसरा होता है मटेरियल यूज्ड, क्या कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं या पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं पीरियड्स के दौरान। तीसरा जो होता है उनका स्वास्थ्य, वर्तमान में क्या कंडीशन है उनके स्वास्थ्य की। तो इस पे जब वो आपस में चर्चा करते हैं ना तो उनको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड लगता है कि हमारे लिए एक सेफ स्पेस दिया गया। और इसके बाद जब अंत जो चरण है वो है नीड आइडेंटिफिकेशन। जो ये 2 चरण, नॉलेज शेयरिंग और तीसरा हुआ हमारा ग्रुप डिस्कशन, तो इन दोनों से उनको नीड आइडेंटिफिकेशन होता है। और इसमें टेस्टिमोनियल्स निकल के आते हैं कि हमारे घर में 2 बेटी है या 3 बेटी हैं, एक मैं हूँ, 4 लोग, 5 लोग हम लोग हैं जो प्यूबर्टी को अटेंड किए हुए हैं। तो जितने में पैड्स आता है 2 लोग 3 लोगों का, उतने में हमारे घर में 2 टाइम की रोटी होती है। तो ये चीज़ अफोर्डेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है पैड्स की। तो हम लोगों ने पैड एटीएम का एक मॉडल डेवलप किया और वो मॉडल उन्हें सौंपा कम्युनिटी को चर्चा के बाद, नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद। और वहाँ से 2 चीज़ उनके लिए आसान होती है। सबसे पहला कि उनकी पहुँच में होता है और दूसरा उनके सामर्थ्य में होता है। वो पैड एटीएम बेसिकली महिलाओं को आत्मसक्षम बना रहा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मुद्दे पे। ये पूरा ऑपरेशन कम्युनिटी लेड ऑपरेशन है, कम्युनिटीज़ खुद ऑपरेट करती है। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसमें चर्चा का आयोजन, हैंड ओवर करता है पैड एटीएम और उसके बाद रिफिलिंग प्रोसेस में रहता है कुछ दिनों तक। ये साल भर भी हो सकता है, ये 2 साल होता है मैक्सिमम टेन्योर। उसके बाद हम लोग वहाँ से डिटैच होते हैं और ये कम्युनिटी के अंदर खुद से लीडरशिप आ जाती है और वे फॉरवर्ड वो खुद से कैरी करते हैं। अभी जिस मुहिम के बारे में हम लोगों ने बात की, 5 मुहिम 4 की इंडाइसेस के अंतर्गत, ये चलाने में जो सबसे मुख्य कारण होता है वो है हमारा, बहुत सारे कारण हैं, 3 कारण 4 कारण हैं उसके, लेकिन जिसमें इन 3-4 में जो सबसे मुख्य है वो है DWDB। फुल फॉर्म इसका है डोनेट वेस्ट डिस्कवर बेस्ट कैंपेन। डोनेट वेस्ट डिस्कवर बेस्ट कैंपेन जो है ये अर्बन लेस प्रिविलेज्ड और रूरल लेस प्रिविलेज्ड के डेवलपमेंट में प्रिविलेज सेक्शन को पार्ट बना रहा है मटेरियल कंट्रीब्यूशन के थ्रू। तो प्रिविलेज सेक्शन जिनके पास न्यूज़पेपर, प्राथमिकता होती है मटेरियल की हमारे की, उसमें हम लोग न्यूज़पेपर लेते हैं, यूज्ड पेपर लेते हैं, ओल्ड बुक्स लेते हैं और ये प्रिविलेज सेक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर बुक्स
पाठशाला के बच्चों तक चली जाती है। सिलाई सेंटर जो बात कर रहे थे अभी मैं भी समर्थ हूँ कि, तो उसमें 100 में से 25 पेपर आप लोगों ने देखा होगा कि पहली कटिंग की ट्रेनिंग अखबार पे होती है, तो वहाँ से 100 में से 25 पेपर मैं भी समर्थ हूँ सेंटर पे, स्किल ट्रेनिंग सेंटर पे चला जाता है। 75 पेपर जो बचा और यूज्ड कॉपीज जो बची, इसको हम लोग स्क्रैप डीलर के पास कलेक्टिव फॉर्म में फंड के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो फंड रेज होता है, इससे सिलाई मशीन, बच्चों की स्टेशनरीज पाठशाला के लिए, पैड एटीएम का फर्स्ट इंस्टॉलेशन कॉस्ट और इसकी लॉजिस्टिक को यहाँ से हम लोग बियर करते हैं। पैड एटीएम मुहिम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा एक पेड मॉडल है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको फ्री मॉडल नहीं बनाया है। इसके अंदर एक अफोर्डेबल जो कि 5 रुपये का पैड होता है, 4 रुपये का पैड आउटसोर्स करते हैं हम लोग अलग अलग वेंडर्स से, और 1 रुपया कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन होता है, ताकि जो लीडर्स हैं, महिला वॉलंटियर्स जिनके अंदर धीरे धीरे लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, वो वे फॉरवर्ड के रूप में इसको कैरी कर सकें लॉजिस्टिक को मैनेज करने में। आगे जो महिलाएं चर्चा के दौरान अपने कम्युनिटीज़ के लिए बात कर रही थी, जैसा एग्जाम्पल मैंने दिया कि 2 बच्ची है, 3 बच्ची है और हम लोग रोटी हो सकता है, वो महिलाएं आज इसमें वॉलंटियरिंग कर रही हैं और एक लीडर्स के रूप में इस पैड एटीएम को ऑपरेट कर रही हैं। पहले जब हम लोग चर्चा करते थे तो पुरुष प्रधान देश है हम लोगों का, समाज में पुरुष का डोमिनेंट है, तो हम लोगों के ऊपर भी वो लोग बात आती थी कि ये कैसी बात हो रही है। जो धीरे धीरे पैड एटीएम के ऑपरेशन पे पुरुष के भी पॉकेट पे आराम मिला, पैड एटीएम से अफोर्डेबल कॉस्ट होने के कारण और पहुंच में होने के कारण, तो धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि जो पुरुष कल तक विरोध कर रहे थे, वो पैड एटीएम जब रिफिल होता है तो वही अपने घर की महिलाओं को बोलते हैं कि जाओ पैड आ गया है, जाकर के पैड ले लो। महिलाएं खुद में अब चर्चा करती हैं बैठ करके, जो चर्चा हम लोग एक बार किए वो अब हर महीने महिलाएं कर रही हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स कर रही हैं। अंडर रिसोर्स्ड स्कूल्स की जो बच्चियां हैं जहां पर हम लोग पैड एटीएम इंस्टॉल किए, वहां पे उनका अटेंडेंस बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा एक सेल्फ रिलायंट मॉडल को इस्टेब्लिश करने में पैड एटीएम का बहुत बड़ा महत्व स्थापित हो रहा है। आज मैं आपको किरण देवी की स्टोरी एक साझा करना चाह रहा हूँ, जो गया ज़िले की रानीगंज गांव से हैं। किरण देवी शादी की बाद भी उनकी उम्र लगभग 27-28 वर्ष की होगी। जब चर्चा हम लोग कर रहे थे उस टाइम तक उनका माध्यम पैड मटेरियल का कपड़ा था, सिंथेटिक कपड़ा, कारण अफोर्डेबिलिटी था, वो उसको खरीदने में सक्षम नहीं थे। पैड एटीएम के आने के बाद किरण देवी ने सैनिटरी पैड पे इस्तेमाल पे अब खुद को भी और अपने समाज की दूसरी महिलाओं को, बच्चियों को इस पे हिम्मत दिखा करके आगे आईं और लोग इसके इस्तेमाल के लिए आगे आने लगे। जो लोग कल तक इस पैड को पॉलीथीन के अंदर, पेपर के अंदर रैप करके ले जाते थे, किरण देवी के कारण आज वो खुले में लेके जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। किरण देवी का एक कोट था कि ये आप पैड ले जा रहे हैं, उनसे महिला बोली, एक बच्ची बोली कि जो भी आते थे शुरुआत में वो बोलते थे कि इसको ढक करके दीजिए, रैप करके। तो किरण देवी ने बोला कि जहर ले जा रहे हैं कि ढक के ले जाओगे। तो उसके बाद से ये धीरे धीरे ऐसा स्प्रेड हुआ कि आज आप जाएंगे जब रानीगंज टेकारी, तो वहाँ पे महिलाएं आती हैं और पैड को लेके जाती हैं ओपन। और उनके इस प्रयास ने रानीगंज में आज 200 से भी अधिक महिलाएं और किशोरियों को पैड एटीएम पे स्विच कराया है, सैनिटरी पैड्स पे स्विच कराया है सिंथेटिक कपड़े से। किरण देवी जैसी अन्य 14 महिलाएं और हैं, 14 जगह पे पैड एटीएम और लगा है इनके अलावा, और वहाँ 1500 से ज़्यादा लोग आज सेफ सैनिटरी पैड्स पे स्विच किए सिंथेटिक क्लोथ से। ग्लैड भारत पाठशाला, स्किल एट स्कूल, पैड एटीएम, ग्रीन कैंपस, मैं भी समर्थ इनिशिएटिव लगातार चलता रहे। इसके लिए ज़रूरत है कि DWDB को हम लोग और ज़्यादा एम्पावर करें। जो लोग जहाँ से भी हैं वहीं से वॉलंटियरिंग करें और DWDB को एम्पावर करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ये वर्क ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेल्फ रिलायंट करने में मददगार साबित हो। अंत में जोश टॉक्स और ONI का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे हम लोगों को लाकर एक अनसंग जो स्टोरी थी हम लोगों की, उसको आप लोगों के साथ साझा करने का मौका दिया। थैंक यू। साल 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में बसेगी, यानी 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे शहरों की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में लगी रहती है। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लाए हैं सिटी चैंपियंस। जोश टॉक्स आयोजित कर रहा है सिटी चैंपियंस।
एक ऐसा मंच जो ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता है। सिटी चैंपियंस 8 सेक्टर्स जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक कॉमन्स, सर्विस डिलीवरी और अर्बन म्युनिसिपल फाइनेंस में 15 ऐसी चैंपियन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ रहा है। इन सिटी चैंपियंस को मिलेगा उनके काम का जोर शोर से प्रचारण, आर्थिक मदद और हमारा साथ उनके काम को और आगे बढ़ाने में। चलिए अब आप बताइए कि शहरों के विकास के बारे में आपकी समझ में कितना बदलाव आया है। कैप्शन में दी गई लिंक पे जाकर आज ही हमें बताएं।